चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं बेटा 8.2 के 9th क्वेश्चन की। और इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने आपको 8 क्वेश्चन पहले ही करा दिए हैं। तो अब अंतिम 4 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं पहले भी कहता हूं और अभी भी कहूंगा कि बेटा आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, इस वीडियो को ना देखें, पहले अपने आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखा हो, जो मैंने इंट्रोडक्शन कराया है, तो आप कहीं हद तक इन सवालों को सॉल्व कर लोगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो फिर है ही, ये आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड है ही है, फिर कोई दिक्कत ना, फिर देख सकते हो। लेकिन पहले आप लोग अपने आप थोड़ा सा दिमाग को चलाएं। ठीक है, अदरवाइज दिक्कतें आएंगी भाई। अगर आपको आदत पड़ गई कि पूरा कॉपी मारने वाली, कि हाँ सर तो बता ही रहे हैं, या कहीं से भी आपको सॉल्यूशन जानने की अगर आदत पड़ गई तो दिक्कतें आएंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से ही पहले करें इसको थोड़ा सा। तो जैसे 9th क्वेश्चन के अंदर है, कोई नई बात नहीं है, थोड़ा सा सोचना है और करना है, क्योंकि गुणांक ज्ञात करने वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इससे पहले लेक्चर में भी और इंट्रोडक्शन के अंदर भी। तो क्या बात होनी है, देखो उसने कहा है कि 1 प्लस ए की घात m प्लस n के प्रसार में सिद्ध करो कि a की घात m का जो गुणांक होगा और a की घात n का जो गुणांक होगा वो बराबर होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, गुणांक ज्ञात करके देख लेते हैं, बराबर आते हैं नहीं आते, बात अलग है ना हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a की घात m का गुणांक निकालेंगे और फिर a की घात n का गुणांक निकालेंगे। तो देखो ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या तरीका था गुणांक निकालने का, वही हम लोग प्रोसीड करेंगे। 1 प्लस ए की घात m प्लस n के प्रसार में a की घात, पहले मैं m का गुणांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक व्यापक पद निकालेंगे। यही तरीका होता था गुणांक ज्ञात करने का, कि पहले एक व्यापक पद निकालते थे r प्लस 1 दैट इज इक्वल टू NCR, और n का काम करेगा आपका ये m प्लस n CR। ठीक है, एंड a की घात, a का काम करेगा, बिकॉज ये रखा, देखो व्यापक पद का सूत्र ये पहले से ही बेचारा प्राचीन काल से यहाँ लिखा है, तो मैं मिटाता ही नहीं इसको, इसका यूज ही इतना है। इस एक्सरसाइज के अंदर ये चाबी है, इस एक्सरसाइज की ये की है, इसके बिना कोई सवाल हिलने वाला नहीं है। ये सूत्र जो है हर एक जगह काम में आएगा, तो मैंने इसको हटाया नहीं कभी। तो r प्लस 1 तो आ जाएगा NCR, क्योंकि n जो है वो घात है, तो घात m प्लस n है, तो हमने n की जगह m प्लस n ले लिया। और a का काम करेगा 1 m प्लस n माइनस r, और a की घात आपके पास में आ जाएगा r। ठीक है, अब मेरे भाई यहीं से सारी बात बन जाएगी, इसी से दोनों काम हो जाएंगे। चाहे ये वाला काम करना है, यानी कि a की घात m का काम करना है, या a की घात n का काम करना, दोनों की जगह आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, a की घात m, ठीक है ना, यहां पे एक चीज लिखो कि प्रसार में a की घात m तथा a की घात m और a की घात n के, है ना, के गुणांक ज्ञात करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो a की घात पहले m का निकालता हूं, m के गुणांक के लिए अगर आप ध्यान दें मेरे बेटे, ठीक है ना, तो आप क्या देखेंगे कि यहां पर आपका क्या आना चाहिए, a की घात m, यानी कि हमारे पास r इज इक्वल टू होना चाहिए m, तभी तो आपके पास में गुणांक बनेगा, है ना। तब ध्यान देंगे a की घात m का जो गुणांक होगा वो कितना होगा बेटा, ध्यान से देखेंगे, वो हो जाएगा, आप ये वाला तो गुणांक बनेगा, यही तो गुणांक बनेगा, तो बन जाएगा m प्लस n सी आर, आर इज वॉट, आर आ जाएगा m, और एक की घात m प्लस n माइनस m से m कट गया, है ना आपके पास में। तो इसका तो गुणांक निकाल ही रहे हैं, इस लिखने की जरूरत तो है ही नहीं, फिर 1 की घात कुछ भी करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब आंसर आ गया m प्लस n सी m। ठीक है, ये आपके पास में आ गया किसका, a की घात m का गुणांक, ठीक है नहीं, दोबारा क्या करें, फर्दर, यानी कि दोबारा a की घात n का, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह लो यहाँ पे, फर्स्ट, है ना। ठीक है, ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में r इज इक्वल टू m रखने पर ऐसा कुछ हो जाएगा, रखने पर, है ना, ऐसा कर, है ना। तो a की घात n का गुणांक ज्ञात करने के लिए गुणांक
ज्ञात करने के लिए, है ना, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर r का वैल्यू n भरेंगे, यानी कि r इज इक्वल टू n। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना, तो मेरे भाई क्या होगा, देखो क्या होगा, हमारे पास जो a की घात n का जो गुणांक बनेगा, ठीक है, वो कितना बनेगा, ऐसे ही करेंगे जैसे ऊपर किया है। देखो यहां पे ये वाला ही तो बनेगा, ये वाला पोर्शन m प्लस n c r की जगह, इस r की जगह क्या आ जाएगा, इस r की जगह क्या आ जाएगा हमारा n और 1 की घात m प्लस n माइनस n से n कट जाएगा, 1 तो वैसे भी खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो a की घात n है का जो गुणांक है वो हमारे पास में आ जाएगा m प्लस n सी एन आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखोगे x की घात m का गुणांक तो ये था और a की घात n का गुणांक ये है, मतलब मैं गलती से बोल रहा हूँ, a की घात m का गुणांक ये था और a की घात n का गुणांक ये था। अब आप कहोगे सर जी बराबर तो आए नहीं है, तो क्या किया जाए, बराबर है ये कतई बराबर है मेरे भाई, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्रमचय संचय के अंदर के NCR बराबर होता है NC n - r के, ये एक सूत्र था जिसका प्रयोग हम लोग करते थे। तो अगर मैं इस वाले के अंदर a की घात जो n का जो गुणांक है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, फॉर्मूला क्या कहता है कि ऊपर की जो घात है, सॉरी जो ऊपर वाला नंबर है उसमें से नीचे वाला घटा के लिखो तो कोई चेंज नहीं आएगा, n में से r घटा के लिख दोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो m प्लस n माइनस n और n से n कट जाएगा। तो ध्यान दो m प्लस n सी m, तो x a की घात n का जो गुणांक है वो कितना होगा, बताओ मुझे कितना होगा, इतना होगा, और यहाँ पे देखो ये भी इतना ही है, तो हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं। अतः a की घात m का गुणांक बराबर होगा a की घात n का गुणांक। ठीक है बेटा, उठाओ और पटको इसको, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और इस एक्सरसाइज को समाप्त करने का पूरा प्रयास है मेरा जल्दी से। चलिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्न संख्या 10 है, इस प्रश्न को हमने इंट्रोडक्शन नंबर 2 में भी इस तरीके के सवाल किया था और वहां पर भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था। तो कह क्या रहा है, करवा क्या रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा सवाल है। भाई साहब कह रहे हैं कि x प्लस एनसीईआरटी वाले भाई साहब कि x प्लस 1 की घात n के प्रसार में r माइनस 1 वे, ठीक है ना, r वे, और r प्लस 1 वे पद के गुणांकों का जो अनुपात है वो 1:3:5 का अनुपात हो, तो हमें n और r का मान फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल नंबर, शायद वो आपके कहाँ था वो एग्जाम्पल नंबर 9 था, ठीक है ना। तो लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम तो अपने हिसाब से करते हैं। तो पहले काम क्या करना है मेरे को, पहले मुझे काम करना है कि जब मैं सवाल हल करूंगा तो उसके अंदर सबसे जरूरी बात यह है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये बात समझ में आ गई फिर तो कैलकुलेशन वर्क है सिर्फ, फिर आपको गुणा भाग ही करनी है, अगर ये शुरुआत की बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं x प्लस 1 की घात n के प्रसार में मैं सबसे पहली बात कर रहा r माइनस 1 वे पद का गुणांक क्या होगा, वे पद का गुणांक क्या होगा, पद का गुणांक। इसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर नोट भी लिखवाया था, लेकिन चलो मैं रिपीट करता हूं, शायद वहां समझ में ना आया हो। उसके बाद मुझे चाहिए कि r वे पद का गुणांक क्या होगा, r वे पद का गुणांक क्या होगा, ये भी मुझे चाहिए। और गुणांक ज्ञात करने में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाए, कई बार कुछ चीजें अंडरस्टूड भी, मतलब कुछ याद करके भी काम कर लिया करें, क्योंकि अगर आप गुणांक निकालने के पूरे प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो उसमें मुझे लगता है कि एक पेज एक्स्ट्रा भर जाएगा आपका, लेकिन जो मैं नोट लिखवा रहा हूँ उससे भी पूरा काम चलेगा और पूरा ही आपको नंबर मिलेंगे। r प्लस 1 वे पद का गुणांक हमें निकालना पड़ेगा, पद का गुणांक हमें, ये तीन चीजें चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन आगे चल पाएगा। अब ध्यान से देखो, इसी पे आ जाओ, मैं कहता हूं यही जरा दमदार सूत्र है। आप अगर हम बात करते हैं कि a प्लस बी की घात n के प्रसार में
हम जब प्रसार खोलते हैं, अगर इसका प्रसार मैं खोलूँ थोड़ी देर के लिए, तो मेरे भाई जो T1 बनेगा, जो पहला पद होता है, कैसे खोलते थे प्रसार? NC0 ए की घात n प्लस NC1 ए की घात n-1b प्लस NC2 है ना, ए की घात n-2 b की घात 2, NC3 ए की घात n-3 b की घात 3। तो ऐसे डॉट 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 आगे चलता रहता था चीजें। एंड ये क्या है? ये तो वनवा पद है ना, एकवा पद है ना, ये तो एकवा पद, यानी कि आप पहला पद भी कह सकते थे, लेकिन एक एक एक, एक थोड़ी सी लैंग्वेज बनाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। ये क्या है? ये दोवा पद है ना, दोवा पद है ना। ये क्या है? ये तीनवा पद है ना। ये क्या है? ये चारवा पद है ना। बात मेरी समझ आ रही नहीं आ रही आपको? तो अब मेरे भाई ध्यान देखो, जो गुणांक बन रहे हैं इसके अंदर, है ना, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर से फिट बैठा हूं, तो यहाँ a की जगह तो मैं x लिख लेता हूं और b की जगह 1 लिख लेता हूं। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आ जाएगा x की घात n, यहाँ पे आ जाएगा x की घात n-1, b की घात कुछ करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की घात आ जाएगा n-2 और b की घात 2। 1 की घात 2 का कोई मतलब नहीं, हटा दो इसको, क्योंकि 1 की घात 2 का क्या मतलब है? 1 ही तो होगा। यहां पर भी x की घात n-3 फ्रेम में है, ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। तो n-3 b को हटा दो। तो आप एक बात देखो यार, इसमें गुणांक क्या क्या बन रहे हैं? ये वाला गुणांक है, तो अगर हम वनवे पद का गुणांक देखें तो आएगा NC0, दोवे पद का गुणांक देखें तो आएगा NC2 NC1, तीनवे पद का गुणांक अगर मैं देखता हूं तो आएगा NC2, चौथे पद का गुणांक अगर मैं देखता हूं तो आएगा NC3। तो आप एक चीज देखो ध्यान से, और अगर हम व्यापक पद भी देखें, अगर हम व्यापक पद भी देखें, मान के चलो मैं r+1वां पद देखूं, r+1वां पद भी देखूं, तो r+1वां पद कैसे बनेगा? वो बनेगा, इसी से बन जाएगा NCR a, यानी कि x की घात r, और b तो आएगा ही नहीं क्योंकि b की वैल्यू 1 है इन दैट क्वेश्चन। किसके अंदर? अगर हम x+1 की घात n के लिए बात कर रहे हैं तो n+1वां पद के अंदर अगर हम गुणांक देखें तो गुणांक क्या आ रहा है? गुणांक आ रहा है NCR। तो मैं इतना चिल्ला क्यों रहा हूं? मैं बताना क्या चाहता हूं? मैं जो बताना चाहता हूं वो आपके सामने पड़ा है और आप अब समझ जाओगे मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर हम वनवे पद का गुणांक निकालते हैं तो यहां पे आता है 0, और 0 का मतलब होता है NC1-1। दोवे पद का गुणांक निकालते हैं तो आता है NC1, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं NC2-1। तीनवे पद का गुणांक जो होता है वो होता है NC2, और इसको अगर थोड़ा सा सही लिखें तो आ जाएगा NC3-1। चौथे पद के गुणांक में हम लिखेंगे यहाँ पे NC कितना आ जाएगा यहाँ पे? NC4-1। आप यहाँ भी देखो, r+1वें पद का गुणांक जब निकालते हैं तो r+1वें पद का गुणांक निकालने का तरीका ये रहा होगा कि r+1 में से 1 घटा दिया गया होगा, तभी तो आपके पास में NCR बना होगा 1 से 1 कट के। तो मेरा कहने का मतलब ये था, इतनी बात कहानी बताने का मतलब ये था कि नोट लिख लो, NOT नोट ये है कि अगर हम कभी भी, जैसे कि हम देखते हैं 1 + x की घात n या x + 1 की घात n, इस तरीके का आपके पास में क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन ये है, अगर हमें सपोज कर लो, पहले हमें rवें पद का गुणांक लिखना, rवें पद का गुणांक लिखना है, तो नोट है ये। तो क्या बनेगा मेरे भाई? rवें पद का गुणांक निकालेंगे तो आ जाएगा NCR, r की जगह यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? r-1, क्योंकि आप देख पा रहे हो सबके अंदर कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, क्योंकि एक एक कम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर r है तो r-1 आएगा। तो अगर मैं ऐसे ही करूं, r+1 वे पद का गुणांक निकालूं, वे पद का गुणांक, तो NCR आ जाएगा, क्योंकि r+1 में से एक कम करेंगे ना, ठीक है नहीं? जनरली बात करें, अगर जनरली बात करें, मतलब ऐसी कुछ खास लें
1 प्लस एक्स की घात माइनस n है में मुझे 17वें पद का गुणांक, 17वें पद का गुणांक लिखना है, तो क्या लिखोगे? लिखोगे NC 16, एक कम कर दोगे NC 16। तो ये नोट ध्यान रखेंगे इस तरीके से कि आप अगर सपोज कर लो, ये नोट बस इसी से समझ में आ जाएगा आपके पास में, अगर ऐसा कभी दिखाई देगा क्वेश्चंस के अंदर, तो बाकी सब मैंने समझाया है, इसको नोट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो सिर्फ नोट जो हमारे काम का है वो यही हो जाएगा। अब देखो इस शक्ति का मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं आपके सामने, देखो 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 क्या r-1 में पद का गुणांक क्या हो जाएगा फिर भाई? r-1 का मतलब है इसमें से एक कम कर देंगे, NCr-1 एक कम करते हैं ना, जिस पद का निकालते हैं, जिस भी पद का गुणांक निकालते हैं उसमें से एक कम कर देते हैं यहाँ। तो अभी आ जाएगा r-1 हो गया माइनस का 2, तो लिख देंगे r-2। कोई ये नहीं कहेगा कहां से आया ये लिख के दिखा देना उसको, चाहे तो अगर मन करो तो ये लिख के दिखा दो, लेकिन जरूरत नहीं है, वैसे आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। r में पद का गुणांक आ जाएगा NC, r में से कम कर दो r-1, और r+1 में पद का गुणांक होगा NCr। अब देख भी पा रहे हैं यार, r+1 में पद का गुणांक n-r आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो भाई, जो मेन काम था वो निकल करके सामने आ गया। इस नोट को फटाफट अपनी कॉपी में नोट करो, तब मैं क्वेश्चन को करता हूं, ठीक है। चलिए अब जो बात है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है कि जो इनके गुणांकों का अनुपात है, यानी कि NCr-2 अनुपात NCr-1 अनुपात NCr, वो दिया गया है 1:3:5। तो भाई मेरे ध्यान से सुनना, इसमें 3 पद है, इसमें 2-2 लेकर के काम चलेगा। तो पहले हम लेते हैं प्रथम 2 पद लेने पर, यानी कि प्रथम 2 पद क्या, ये वाले 2 और इनके जो संगत जो अनुपात है वो, तो NCr-2 अनुपात NCr-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1:3। इसको हल करो, इसका मतलब है NCr-2 बटे NCr-1 बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हल करने में, लेकिन हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ, टेंशन लो, छोड़ के नहीं जा रहा हूँ इसको मैं खोल रहा हूँ, ऊपर इसका फॉर्मूला खोल रहा हूँ। ये हो जाएगा फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r-2 एंड फैक्टोरियल n-r-2 बटे फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r-1 एंड फैक्टोरियल n-r-1। ठीक है ना। एग्जाम्पल किया होगा 9, तो उसमें भी यही काम किया था हमने, 1/3। इस फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा, वो आपको पता है, गणितीय विधि है। ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, तो फैक्टोरियल, ध्यान से देखेंगे, फैक्टोरियल r-1 और फैक्टोरियल n-r+1, क्या करा मैंने, ब्रैकेट खोल दिया, बटे ये नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल r-2 एंड फैक्टोरियल n-r+2 बराबर है 1/3 के। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो जो हल होंगे फैक्टोरियल, r-1 का फैक्टोरियल r-2 के फैक्टोरियल से ही कुछ एडजस्टमेंट करके कटेगा या फिर हल होगा। n-r+1 का फैक्टोरियल n-r+2 के फैक्टोरियल से ही कुछ गड़बड़ करके काम में मतलब खुल के कटेगा। तो सीधी बात है, हमने एक तरीका सीखा था, जब फैक्टोरियल को बटे में भाग में सॉल्व करते हैं तो बड़े फैक्टोरियल को खोल लेते हैं और तब तक खोल लेते हैं जब तक छोटा फैक्टोरियल आ जाता है। तो इनमें दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा ऊपर वाला है r-1, क्योंकि इसमें से r में से 1 घट रहा है, इसमें से r में से 2 घट रहा है, तो r-1 बड़ा है। तो जब r-1 के फैक्टोरियल को मैं खोलूंगा तो आ जाएगा r-1 देन फैक्टोरियल एक और घटेगा तो r-2। ठीक है, साथ में इसमें से कौन बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाले को मत छेड़ो, n-r+1 और देखो फैक्टोरियल r-2 और फैक्टोरियल n-r+2। अरे इसको खोलो ना, क्योंकि इसको खोलो, n-r+2 एक बार एज इट इज आ जाएगा, लेकिन एक बार n-r+2 में से एक घटेगा, n-r+2 में से एक घटेगा, और जब एक घटेगा 2 में से एक जाकर के बचता है 1,
तो हम इसको 1 लिख देंगे और बराबर है 1/3 के। तो आप देखें r-2 के फैक्टोरियल r-2 कट गया है और इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कट गया है। तो फाइनली जो बचा वो बचा r-1 बटे n माइनस आर और प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 3r माइनस 3 बराबर n माइनस आर प्लस के 2। एक काम करो, 3 को उधर पटक दो और बाकी को उधर उठा लाओ। देखो जब r इधर आएगा तो 3r प्लस आर, ठीक है, माइनस n इज इक्वल टू 2 प्लस 3, क्योंकि आपको पता है ना n माइनस में आएगा। तो 4r माइनस का n इज इक्वल टू आ जाएगा 5। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। अभी हमारा काम हुआ है सिर्फ किससे, जब हमने प्रथम 2 पद लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, बाद के 2 पद ले लेंगे, एक समीकरण और बनाएंगे और उसको हम हल करके n और r के मान निकालेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि इसको आप पॉज करके नोट कर लो एक बार, ताकि मैं आगे की तरफ प्रोसीड कर सकूं। तो मेरी इक्वेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यही 4r माइनस का n और इज इक्वल टू 5 है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट मेरी बनी है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी है, क्योंकि स्पेस चाहिएगी ना हल करने में उसको भी, ठीक है ना आपके पास में। तो ठीक है, तो इक्वेशन ये बनी है। चलो अब हम क्या करते हैं, मैं यहीं से कर लेता हूँ, यहीं से ही नीचे से, इतना करने के बाद में, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करता हूं, मैं अंतिम 2 पद ले लेता हूं। क्या लेता हूं, अंतिम 2 पद। अंतिम 2 पद लेने पर, अंतिम 2 पद का मतलब है कि NCr-1 अनुपात NCr इज इक्वल है 3:5 के। मतलब मैंने क्या क्या लिया, ये वाला पद अनुपात ये वाला पद, तो लेंगे कौन सा फिर, 3:5 लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, NCr-1 बटे NCr, ठीक है ना, NCr इज इक्वल हो जाएगा 3/5। फिर सिमिलरली जैसे हमने सॉल्व अभी किया वही काम करेंगे। तो खोलो उसको, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 एंड फैक्टोरियल n-r-1 बटे, ठीक है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n-r। तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा, इज इक्वल है 3/5 के, इज इक्वल है 3/5 के। फिर वही गणित वाला तरीका कि हम लोग इसको ऊपर इसको नीचे कर लेंगे, ठीक है ना आपके पास में। ये पता है ना आपको, a/b c/d होता है, तो हम इसकी गुणा इसमें करते हैं तो लिखते हैं AD/BC। गणित वाला हिसाब है ना, तो वही तो कर रहा हूं मैं, है ना, वही तो कर रहा हूं। चलो ओके, तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r अपॉन फैक्टोरियल r-1 एंड फैक्टोरियल n-r प्लस का 1। फिर वही तरीका बड़े फैक्टोरियल को आप देखेंगे और खोलेंगे, r के फैक्टोरियल को खोलेंगे, r और फैक्टोरियल r-1, और इसको रखेंगे एज इट इज बटे r-1 का फैक्टोरियल अब कट जाएगा इससे, इसको खोलेंगे n-r प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, लेकिन एक आ जाएगा फैक्टोरियल n-r प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि एक कम होता है ना फैक्टोरियल खोलते समय, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो एक केवल n-r रह जाएगा, विच इज इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से ये कटेगा, ओह गलत बात कर दी, इससे ये कटना चाहिए था और इससे ये कटना चाहिए था। तो आ जाएगा r बटे n-r और प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आ जाएगा 5r बराबर 3n-3r और प्लस के 3, तो सबको इधर उठा लाओ, तो 5r प्लस के 3r माइनस के 3n इज इक्वल टू 3। तो यह लिख लेंगे 8r और माइनस के 3n इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। फर्स्ट कौन सी थी, वो थी सेकंड, ये है। अब आप ध्यान दो, अब मेरे पास सवाल ये बन गया कि हमारे पास में एक समीकरण आ गई है 8r माइनस 3n इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब ये हमारी एक 2 चर वाली रैखिक समीकरण बन गई, तो हम क्या करें, विलोपन विधि से कर लें। समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लो, समीकरण 1 में
3 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12r माइनस 3n इज इक्वल टू 5 तिया 15, और नीचे आ जाएगा 8r माइनस के 3n इज इक्वल टू 3। तो जब हम इसे घटाएंगे, ठीक, तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो 3n से 3n कट जाएगा, 12 में से 8 जाकर के बढ़ता है 4r इज इक्वल टू आपके पास में इज इक्वल टू 15 में से 3 जाके बचेगा 12, तो r की वैल्यू हो जाएगी 3, r की वैल्यू हो जाएगी 3। और किसी एक समीकरण में रखने के बाद हम लोग n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से कर लें, समीकरण 1 से अगर हम r की वैल्यू यहाँ भरेंगे इसके अंदर, तो 4 तिया 12 माइनस n इज इक्वल टू 5, या माइनस n इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का उधर जा करके 7, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। तो दो आंसर आ गए हमारे, r इज इक्वल टू 3 एंड आपके पास में r इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 7। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बढ़िया सवाल था, जो बात है। चलो जी बेटा, अब 11वें सवाल पे थोड़ा सा नजर डालें, तो ये भी इसी तरीके का सवाल है और कहीं ना कहीं वो नोट काम में आ सकता है, ठीक है, जो नोट अभी हमने लिखवाया है। तो कोई बात नहीं, बिना नोट के सवाल को कराऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें खोल के भी बतानी जरूरी है। तो भाई साहब कह रहे हैं सिद्ध करो कि 1 प्लस एक्स की घात 2n के प्रसार में x की घात n का जो गुणांक है वो 1 प्लस एक्स की घात 2n के प्रसार में x की घात n के गुणांक का 2 गुना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब दो सवाल हैं। पहले मेरे को करना है कि 1 प्लस एक्स की घात 2n के प्रसार में x की घात n का गुणांक निकालना है। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि मेरे को 1 प्लस एक्स की घात 2n माइनस 1 के प्रसार में, इससे आगे का क्वेश्चन, ये गुणांक निकालना है, यानी कि दो काम करने हैं। फिर देखेंगे डबल है या नहीं है, वो बात की बात है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं कि 1 प्लस एक्स की घात 2n के प्रसार में x की घात n का, अच्छा चलो गुणांक ज्ञात करने के बेसिक तरीके पे जाते हैं। गुणांक आपके पास में गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या करते थे हम लोग, बताओ मुझे क्या करते थे। जब हम लोग गुणांक ज्ञात करते थे तो बेसिक तरीका ये था कि हम लोग व्यापक पद निकालते थे। कैसे कि TR प्लस 1 निकाल लेंगे और फॉर्मूला हो जाएगा NCR, बिकॉज इसके अंदर n का काम 2n करेगा, 2NCR, और 1 की घात 2n माइनस r और x की घात 2n। x की घात कितना हो जाएगा 2n, x की घात आ जाएगा 2n, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन सही नोट किया है क्या, मैंने क्वेश्चन सही नोट किया है क्या? ठीक है। अब ध्यान दो x की घात 2n थोड़ा ही ना आएगा, x की घात r आएगा, है ना। अब ध्यान दो, अगर मुझे x की घात n का गुणांक ज्ञात करना है, गुणांक के लिए बात करें तो मेरे को r की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे मेरा n आना चाहिए, ठीक है ना। r इज इक्वल टू n लेंगे, तब हम ये कह सकते हैं x की घात n का जो गुणांक है वो क्या होगा, वो यही तो होगा, है ना, कि 2NCR, r की जगह आ जाएगा n, और 1 की घात आप कुछ भी कर लो, 2n माइनस n, तो इसको हटा ही दो ना, 1 को तो कुछ भी कर लो, इसको अगर आगे की तरफ लेके जाए तो ये केवल 2NCR x की घात r। तो आप ध्यान दें, r की जगह मैंने n रखा, तो आपके पास में x की घात n का गुणांक क्या है, ये, इसको यहीं छोड़ दो इक्वेशन नंबर 1 बना करके। अब दोनों सुनो, दूसरे पोर्शन पे आ जाओ। अब 1 प्लस एक्स की घात 2n माइनस 1 के प्रसार में x की घात n का गुणांक ज्ञात करने के लिए हम फिर से व्यापक पद निकालेंगे, TR प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 CR और 1 की घात 2n माइनस 1 माइनस r और x की घात फिर से r। ठीक है मेरे भाई, अब सीधी सी बात है, इसकी तो 1 की घात कुछ भी करो कोई मतलब ही नहीं है, कि तो 2n माइनस 1 CR और x की घात r, ठीक है ना। अब x की घात n का गुणांक के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको क्या कह देंगे, r की वैल्यू हम ले लेंगे n, तभी तो यहाँ n आएगा।
भाई तभी तो यहाँ x की घात n आएगा और उसके साथ वाला हिस्सा गुणांक बन जाएगा। तो इसका मतलब लिख देंगे x की घात n का गुणांक वो आ जाएगा हमारा 2n माइनस 1 cn। तो इक्वेशन बन गई सेकंड। लेकिन इनमें दोनों में तो सेंटेंस सेम बन रहा है, x की घात n का गुणांक ये भी है, तो लेकिन अंतर क्या है, प्रसार की बात है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मेरे को ये 1 प्लस एक्स की घात n के प्रसार में, है ना। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स की घात 2n माइनस 1 के प्रसार में, ऐसा है। अब आपको देखो दो गुना देखने का तरीका एक ही है। आप क्या करो, समीकरण एक को ना 2 से भाग कर दो, समीकरण 2 से भाग कर दो। जब भी भाग कौन सा डबल है हमें दिखाना है कि ये डबल है, तो कोई बात नहीं, यानी कहने के बाद ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स की घात n के प्रसार में x की घात n का गुणांक बटे 1 प्लस एक्स की घात, यहाँ पे 2n है, 2n माइनस 1 के प्रसार में x की घात n का गुणांक इज इक्वल आ जाएगा, इसका गुणा 2n अपॉन 2n cn अपॉन 2n cn माइनस 1, ये तो है 2n cn माइनस 1। बस उसको हल कर लो। अब हल देखो कैसे करते हैं। हल देखो, मैं इसको हल कर रहा हूं तो 2n का फैक्टोरियल ऊपर अपॉन n का फैक्टोरियल और फिर से 2n माइनस n का फैक्टोरियल बटे 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 2n का फैक्टोरियल अपॉन कुछ और भी हो सकता है क्या इसमें शॉर्टकट, अरे नहीं छोड़ो यार, ऐसे ही करो। तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल और साथ में 2n माइनस n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 2n से 2n कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल और साथ में आ जाएगा, देखो ध्यान से 2n में से n घटेगा तो n माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल बटे नीचे आ जाएगा n का फैक्टोरियल, साथ ही साथ आ जाएगा 2n में से ही घटेगा तो n का फैक्टोरियल, ठीक है ना, n का फैक्टोरियल। मैं सही कर रहा हूँ? कहीं गड़बड़ हो गया क्या मामला? ठीक है, एक बार जांच लो यार, मैं रोक करके वीडियो को, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ भाई, बेवकूफ़ी तो हुई है मेरे से, और बेवकूफ़ी बहुत ही भयानक हुई है, बिकॉज जब हमने समीकरण 2 को भाग करेंगे तो 2n माइनस 1 है, ये यहाँ पे है 2n माइनस 1, और जब यहाँ पे 2n माइनस 1 होगा तो फिर तो मामला कुछ और ही होगा। मैं सोच तो रहा था यार बन क्यों नहीं रहा, ठीक है ना। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, ये आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल, ठीक है ना, अपॉन 2n का फैक्टोरियल एंड 2n माइनस n का फैक्टोरियल एंड 2n माइनस n का फैक्टोरियल, ठीक है ना, और बटे में आएगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो 2n का फैक्टोरियल एज इट इज रख लो बटे यहाँ पे n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल, बिकॉज यही आएगा, ऊपर आ जाएगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल बटे यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल और साथ ही साथ 2n माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2n माइनस 1 माइनस का n और प्लस का 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल 2n आ जाएगा। देखो जरा 2n माइनस 1 माइनस n और प्लस का 1, तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा और आपके पास में जो आएगा वो आ जाएगा, मैं ऊपर से ऊपर अंदर के अंदर गुणा कर रहा हूँ ध्यान से, तो 2n का फैक्टोरियल
और साथ ही साथ आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, साथ ही साथ वापस फिर आपके पास 2n में से n घटेगा तो n का फैक्टोरियल बटे n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल और 2n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है मेरे भाई, अब कुछ कट रहा क्या, कुछ कट रहा है क्या, ये कट गया। ठीक है, अब देखो मैं 2n का फैक्टोरियल खोल दे रहा हूँ तो आ जाएगा 2n और साथ में आ जाएगा फैक्टोरियल 2n-1। ठीक है, साथ ही साथ फैक्टोरियल n-1 चल ही रहा है बटे n का फैक्टोरियल खोलना पड़ेगा n इंटू n-1 का फैक्टोरियल और 2n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, n से n कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2, आ जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इधर से मैं रफ कर लूँ थोड़ा सा क्योंकि मैं आंसर लिख रहा हूँ। अब बात हो चुकी जितनी होनी थी। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो। अब बात ये हुई, देखो ध्यान से, कि 1 प्लस एक्स की घात 2n के प्रसार में x की घात n का गुणांक बटे 1 प्लस एक्स की घात 2n-1 के प्रसार में x की घात n का गुणांक, इनका जो अनुपात निकला है मेरे बेटा वो 2 निकला है। और अगर मैं ब्रज गुणा कर दूं बटे 1 मान करके तो ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स की घात 2n के प्रसार में x की घात n का जो गुणांक होइबे करी वो हो जाएगा 2 गुणे, इधर वाला सब रफ कर रहा हूं मैं। आप मुझे उम्मीद करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद ही कर सकता हूं, मेरे साथ यहाँ कोई कैमरे के अलावा है तो है नहीं भाई। ठीक है चलो, तो ये इधर जाएगा, आ जाएगा 1 प्लस एक्स की घात 2n-1 के, ठीक है ना, आपके पास में के प्रसार में x की घात n का गुणांक। भाई यही तो कह रहा था भाई, वो ये तो कह रहा था कि 1 प्लस एक्स की घात 2n के प्रसार में जो x की घात का गुणांक होगा, x की घात n का जो गुणांक होगा वो 1 प्लस एक्स की घात 2n-1 के प्रसार में x की घात n के गुणांक का 2 गुना होगा। 2 आ तो गया है, ये तो कहा उसने 2 गुना होगा, मिटा दिया मैंने, वो यहाँ लिखा था 2 गुना होगा ऐसा करके, तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और इस एक्सरसाइज को देते हैं अंतिम विदाई। चलो जी, 12वें सवाल, ऐसे गुणांक वाले सवाल बहुत ज्यादा हैं तो गुणांक वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको समझना जरूरी है। इस पर और भी क्वेश्चन कहीं से मिले किसी अन्य किताब से तो भी हाथ थोड़ा सा साफ कर लो उस पर, क्योंकि गुणांकों वाले सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, पूछे जाते हैं और टेक्निकल सवाल है, कंपटीशन लेवल पे भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो भाई साहब कह रहे हैं कि m का धनात्मक मान ज्ञात करो जिसके लिए 1 प्लस एक्स है ना, 1 प्लस एक्स की घात m के प्रसार में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, ठीक है, वो 6 है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। पहले एक काम करो आप, 1 प्लस एक्स की घात m के प्रसार में क्या करो, के प्रसार में x की घात 2 का गुणांक ज्ञात करो, x की घात 2 का गुणांक ज्ञात करो। गुणांक ज्ञात करने का तरीका क्या था, वही एक व्यापक पद याद कर लेंगे, TR+1 इज इक्वल टू NCR, n हमारे पास नहीं है, यहाँ पे m है, MCR और 1 की घात m माइनस r और x की घात r। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, r+1 तो MCR और 1 तो खत्म ही हो गया, x की घात r। और अगर हम चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक क्या बनेगा के लिए, अगर हम बात करें के लिए, तो r का मान क्या रखना चाहिए, यहाँ पे r का मान रखना चाहिए 2, है ना। ठीक है, तो उसका मतलब आ जाएगा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना हो जाना चाहिए, वो आ जाना चाहिए MC2, यही तो होगा MC2। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन MC2 जो है वो होना चाहिए 6, क्योंकि उसने कहा है इसका गुणांक जो है वो कितना है, 6। जो हमने निकाला है MC2 वो 6 होना चाहिए। तो ठीक है,
ओके है। यहाँ से हम लोग m का मान निकालते हैं, तो फॉर्मूला खोल लेते हैं, m का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल और m माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। m का फैक्टर खोलो m, फिर m माइनस 1 और फिर फैक्टोरियल m माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 तो 2 ही होता है इज इक्वल टू 6 और साथ में m माइनस 2 का फैक्टोरियल भी है, ये इससे कट जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा आपके पास में m के अंदर गुणा कर दो, m स्क्वायर माइनस का m इज इक्वल टू 12 या फिर m स्क्वायर माइनस का m माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। 12 के टुकड़े घटाने पर 1 आता, तो m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस का 3m है ना बराबर 0। m कॉमन निकाल लो तो m माइनस 4 और प्लस के 3 कॉमन निकाल लो, m माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, m प्लस 3 और m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यदि m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, और यदि हम m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो m इज इक्वल टू आ जाता है आपका 4। ठीक है ना, क्या कहा था, m का धनात्मक मान, ये तो फेल हो गया, तो m की वैल्यू आ जाएगी 4। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। इसी आंसर के साथ आपकी ये एक्सरसाइज बड़े आसानी से सॉल्व होती है। ठीक है, चलिए फिर एक विविध बचती है, उसको कराने के बाद चैप्टर को भी हम अंतिम विदाई दे देंगे।